Hello students, in this class I will explain the second part of Lost Spring, Stories of Stolen Childhood by Anish Jung. In this part we will read about a boy named Mukesh who wants to be his own master. यह कहानी एक बेंगल मेकर्स के परिवार की है जहाँ पर वर्षों से लोग एक ही प्रोफेशन करते हैं, बेंगल मेकिंग का। लेकिन इसमें एक जो लड़का है मुकेश, वह अपने सपनों को साकार करना चाहता है और वह एक कार मैकेनिक बनना चाहता है। सो लेट्स रीड द लेसन। I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. This statement is delivered by a boy named Mukesh who lives in Firozabad. And in this line, Mukesh insists on being his own master. Mukesh अपना खुद का मालिक बनना चाहता है and he says I will be a motor mechanic. कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. Do you know anything about cars? I ask. जब उसने बोला कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा तो अनीश जंग जो राइटर हैं उनसे पूछती हैं, क्या आप कार के बारे में कुछ जानते हैं? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. मेरा ऐसा पूछने पर उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए बोला कि मैं कार चलाना सीख लूँगा. His dream looms like a mirage amidst the dust of the street. और जब उसने ऐसा बोला तो उसका सपना सड़कों की धूल के बीच एक मिराज जैसा लग रहा था. मिराज इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन दैट इज़ कॉल्ड इन हिंदी मृगमरीचिका. और इन सड़कों की धूल के बीच उसका सपना आज एक मिराज जैसा लग रहा था. दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद. और वो सड़कें, वो गलियाँ जिसने उसके टाउन फिरोज़ाबाद को भर रखा था. फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. और यह फिरोज़ाबाद का शहर फेमस फॉर व्हाट? बैंगल्स. बैंगल के लिए फेमस था. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. फिरोज़ाबाद की हर दूसरी फैमिली बैंगल मेकिंग में इंगेज रहती थी. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. यह इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर हुआ करता था फिरोज़ाबाद. वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेज. जहाँ पर परिवारों ने भट्टियों की चारों ओर अपनी जनरेशन टू जनरेशन स्पेंड कर दी थी. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भट्टियों के चारों ओर बिता दिया था. वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. इस यूनिवर्स में जितने भी लोग बैंगल्स पहनते हैं, सारी तरीके की बैंगल्स को ये लोग बनाया करते थे. मुकेशस फैमिली इज़ अमंग देम. और इन परिवारों में एक परिवार मुकेश का परिवार भी है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर. और इनमें से कोई भी नहीं जानता कि ग्लास फर्नेस के हाई टेम्परेचर में इस तरीके के बच्चों का काम करना बिल्कुल इलीगल है. ये बात किसी को नहीं पता है. इन डिंगी सेल्स लाइक स्मॉल रूम्स. इतने छोटे छोटे कमरे विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर न तो एयर है न लाइट है. दैट द लॉ, अगर कानून के अनुसार, इफ़ एनफोर्स्ड, कानून को लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस. अगर कानून को लागू कर दिया जाए तो मुकेश जैसे ही 20,000 चिल्ड्रन इन हॉट फर्नेसेस से बाहर निकल सकते हैं. वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स. जहाँ पर वो दिन भर स्लॉग करते हैं, हार्ड लेबर करते हैं. ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़. और कभी कभी तो अपनी आँखों की चमक खो देते हैं. मुकेश's आइज़ बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम. मुकेश जैसे ही मुझे अपने घर ले गया तो उसकी आँखों में चमक आई. विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ट. उसने बड़े गर्व से कहा कि मेरा घर दोबारा बन रहा है, रिबिल्ट हो रहा है. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज. हम बड़ी स्टिंकिंग दैट इज़ फाउल स्मेल्स वाली गलियों में गए जो कूड़े से भरे हुए थे. पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हॉवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स. और उन घरों से गुजरे जो बहुत छोटे छोटे थे, स्मॉल थे, एंड क्रम्बलिंग वॉल्स. उनकी दीवारें बहुत क्रम्बलिंग, बहुत वीक थी. वुबली डोर्स. और जो दरवाजे थे वो बहुत ही कमज़ोर थे. आगे पीछे दरवाजे आगे पीछे लटक रहे थे. नो विंडोज़. और उनमें कोई भी विंडोज़ नहीं थी. क्राउडेड विथ फैमिलीज़ ऑफ हटमेंट्स. और बहुत सारे लोगों के परिवार वहाँ पर
रहते थे एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्रिमिबल स्टेट, और वहाँ पर इंसान और जानवर एक साथ रहते थे, को एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि प्रिमिबल स्टेट में जब हमारे आदिकालीन युग में जिस तरीके से इंसान और जानवर एक साथ रहा करते थे, सेम उसी स्टेट में ये लोग भी अभी रह रहे थे। He stops at the door of one such house. वह ऐसे ही किसी घर के सामने रुक जाता है। Bangs a wobbly iron door with his foot. अपने पैर से इसके wobbly that is weak iron door को bangs मारता है and pushes it open, और इसको धक्का देकर खोल देता है। We enter a half built sack. और जैसे दरवाज़ा खुलता है हम एक आधे बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। Sack is a small hut. In one part of it, और इस झोपड़ी का एक हिस्सा thatched with dead grass. इस झोपड़ी के एक हिस्से को सूखी घास से ऊपर से ढका गया है, सूखी घास की छत डली हुई है इसमें आधे पार्ट में। इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिंच लीव्स, और इस थैच्ड रूफ के नीचे एक स्टोव में जहाँ पर अंगीठी जली हुई है, वहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है जिस पर पालक की पत्तियाँ उबल रही हैं। On the ground, in large aluminum platters are more chopped vegetables. ज़मीन पर एक बड़े से एल्यूमिनियम प्लेट पर कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. और एक frail that is weak, कमज़ोर सी जवान महिला पूरे परिवार के लिए इवनिंग मील बना रही है। Through eyes filled with smoke, she smiled. उसकी आंखें धुएं से भर गई हैं, वह मुस्कुराती है। She is the wife of Mukesh's elder brother. वह मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। Not much older in years. वह ज़्यादा बड़ी नहीं है। She has begun to command respect as the बहू, the daughter-in-law of the house. इस घर में वह जब से आई है एक बहू के रूप में, daughter in law के रूप में वह सबकी रेस्पेक्ट करती है। Already in charge of 3 men. उस पर ऑलरेडी 3 men का चार्ज है। उन 3 men में her husband, मुकेश and their father. When the older man enters, older man means father-in-law, जब उसके father-in-law घर में आते हैं, she gently withdraw behind the broken wall, धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है and brings her veil closer to her face, और धीरे से अपना घूंघट अपने चेहरे पर ले आती है। घूंघट करने का उनका कस्टम है। As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. यह एक कस्टम था कि जितने भी मेल एल्डर्स हैं, जितने भी पुरुष जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग जो पुरुष हैं, उनके सामने घर की बहू को हमेशा घूंघट रखना है, यह उनका कस्टम है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवराइज्ड बेंगल मेकर, और इस केस में देखें तो ये जो बड़े बुजुर्ग हैं इस घर में, जो मुकेश के फादर हैं, वो इम्पोवराइज्ड दैट इज़ वेरी पुअर, बहुत ही गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत सालों के हार्ड लेबर के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले उन्होंने टेलरिंग की, देन अ बेंगल मेकर, उसके बाद उन्होंने बेंगल मेकिंग का काम किया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, इतने सालों की कठिन परिश्रम करने के बाद भी वह आज अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पा रहे हैं। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में फेल हैं, घर को रिनोवेट करने में फेल हैं। इतने साल कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनके पास अभी कुछ नहीं बचा है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच दैम व्हाट ही नोज, बस वह इतना ही मैनेज कर पाए कि उनको जो आता था वह उन्होंने उनको बताया। और उनको क्या आता था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, उनको चूड़ी बनाने का आर्ट आता था, और उस चूड़ी बनाने के आर्ट को उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश's ग्रैंडमदर। मुकेश की जो दादी हैं वो बोलती हैं कि यह उसका कर्म है और उसकी डेस्टिनी है, उसका भाग्य है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिन्होंने अपने खुद के पति को कांच की चूड़ियों में पॉलिश करते समय जो धूल उड़ती है उस धूल से ब्लाइंड होते हुए देखा था। Can a God given lineage ever be broken, और बोलती हैं कि क्या कभी गॉड गिवन लाइनेज, दैट इज़ द जो पेडिग्री है, जो वंश परंपरा है,
जो ईश्वर के द्वारा जो हमको गॉड गिवन लाइनेज मिलती है, एक पेडिग्री मिलता है, एक एंसेस्टर्स प्रोफेशन मिलता है, क्या उसको कभी तोड़ा जा सकता है? सी इम्प्लाइज, सी इंडिकेट्स। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर, एक बैंगल मेकर के कास्ट में पैदा होने की वजह से, चूड़ी बनाने वालों के घर में पैदा होने की वजह से, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने बैंगल्स के अलावा, कांच की चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, उन्होंने हर जगह बैंगल ही बैंगल देखे, हर घर में, हर आंगन में, हर सड़क में, हर गली में, फिरोज़ाबाद की हर जगह पर उन्होंने चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, वहाँ पर जो कांच की चूड़ियाँ थी वो बंच में, स्पाइरल्स में लगी हुई थी, और उन चूड़ियों में सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो के जो 7 कलर्स हैं, उन 7 कलर्स से जितने भी रंग निकल सकते थे, उन सारे रंगों की चूड़ियाँ वहाँ पर पड़ी थी। ले इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, और ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ अनकेम्प्ड, दैट इज़ वेरी अनटाइडी यार्ड्स, बहुत गंदे से आंगन में ढेर पर लगी रहती थी। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और जो हाथ से चलाने वाली गाड़ी होती है उस पर भी इन चूड़ियों के ढेर लगे होते थे। पुस्ड बाय यंग मैन along the narrow lanes of the shanty town, और इन गाड़ियों को यहाँ के जो नौजवान लड़के होते थे वो इस सेंटी टाउन, दैट इज़ स्मॉल टाउन की नैरो लेन्स में गाड़ी को खींचकर ले जाते थे। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। फिरोजाबाद की गलियों के बाहर ये नज़ारा होता था, जहाँ देखो बैंगल्स ही बैंगल होती थी। लेकिन जब आप घर के अंदर देखते, जो हटमेंट्स थे इनके, बिल्कुल डार्क हटमेंट्स, बिल्कुल काल कोठरी, अंधेरे बैरक, उसके अंदर देखें तो उनके अंदर ऑयल लैम्प्स, तेल से जलने वाले लैंप जले होते थे। जो तेल से जलते हैं ऐसे दीपक फ्लिकरिंग, टिमटिमाते रहते थे, और उन दीपकों के बगल में, उन लैंप्स के बगल में सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर, और उन लैंप्स के, ऑयल लैंप्स के बगल में गर्ल्स एंड बॉयज़ अपने पेरेंट्स के साथ बैठे रहते थे। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को वो बैंगल के गोल सर्कल में, गोल खांचे में उनको लगाते थे। वेल्डिंग करते थे मीन जॉइन करते थे। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आँखों को इस अंधेरे की इतनी आदत हो गई थी कि वो बाहर के रोशनी की तुलना में अपने को अंदर ज़्यादा एडजस्ट कर पाते थे। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और यही एक कारण था कि उनके जवान होने से पहले ही, एडल्ट्स होने से पहले ही कई बार वो लोग अपनी आँखों की रोशनी भी खो देते थे। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स alongside an elderly woman soldering pieces of glass। सविता एक ये छोटी लड़की है, इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, ड्रैप मीन्स डल एंड फेडेड, उसने एक पिंक कलर की फेडेड ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स alongside an elderly woman, एक बूढ़ी महिला के बगल में बैठी है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और इन कांच के टुकड़ों को सोल्डर कर रही है, टाँका लगा रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, उसके हाथों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मशीन का कोई टोंग मैकेनिकली चल रहा हो, कोई मशीन चल रही हो, ऐसे उसके हाथ चल रहे हैं। आई वंडर, मैंने सोचा, इफ़ सी नोज़ द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक, मैं थोड़ी देर के लिए सोच रही थी, अनीश जंग बताती हैं कि उस लड़की के काम करने के तरीके से मैं ये सोच रही थी कि क्या वह जानती है, इफ़ सी नोज़ द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, क्या वह इन बैंगल्स की सैंक्टिटी को, पायसनेस को, इन बैंगल्स की पवित्रता को जानती है। सी हेल्प्स मेक, जिन बैंगल्स को वो बना रही है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग,
ये जो चूड़ियाँ हैं, ये जो बैंगल्स हैं, ये भारतीय महिला के सुहाग की निशानी हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और मैरिज में सौभाग्य का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस एक पवित्रता, एक सेंक्टिटी को शो करता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन उसके साथ भी ऐसा होगा। व्हेन हर हेड इज़ ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, जब उसके सिर में लाल कलर का घूंघट होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथ लाल रंग की मेहंदी से रचे होंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों पर लाल रंग की चूड़ियाँ होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, उस दिन वह दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, उसी महिला की तरह वह भी दुल्हन बनेगी जिसके बगल में वो बैठी है, वह ओल्ड वुमेन जो कई वर्षों पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, आज भी उसकी कलाइयों पर चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है कि हमने भी क्या दिन देखे कि हमने एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, वह एक ऐसी वॉइस में ये बात बताती है जिसमें ड्रेन्ड ऑफ जॉय, डिप्राइव्ड ऑफ जॉय, जिसमें खुशी बिल्कुल नहीं है, प्रसन्नता विहीन आवाज़ में बोलती है। सी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, वह एक ऐसी महिला है जिसने अपने एंटायर लाइफ टाइम में एक वक्त का भोजन भी भरपेट नहीं किया। दैट इज़ वट सी हैज़ रिप्ड, ये उसने प्राप्त किया है। रिप्ड दैट इज़ रिसीव्ड, इतने सालों के कठोर परिश्रम के बाद भी उसने एक वक्त का फुल मील नहीं खाया। हर हस्बैंड, और उसके जो हस्बैंड हैं, एन ओल्ड मैन विद फ्लोइंग बियर्ड सेज, उनके हस्बैंड फ्लोइंग बियर्ड दैट इज़ उनकी जो दाढ़ी है वो उड़ रही है, वो कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, बैंगल्स के अलावा मैं तो कुछ जानता ही नहीं। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर अ फैमिली टू लिव इन, बस मैं इतना ही जानता हूँ कि एक घर बनाऊँ जिसमें मेरा परिवार रह सके, इसके अलावा मुझे और कुछ भी बात पता नहीं है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उनकी बात सुनकर वो जो बुजुर्ग थे, उन्होंने जब बोला कि मैं केवल घर बनाने की सोचता था, इसके अलावा तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, उनकी बात सुनकर कोई भी यह सोचता कि क्या उनको वह मिल गया जिसको बाकी लोग लाइफ टाइम भी ले नहीं पाए। He has a roof over his head, आखिरकार उनके सर पर छत थी, उन्होंने एक घर बनाया था। The cry of not having money to do anything except to carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. ये जो दुख था, ये जो क्राई थी, ये जो चीख थी, कुछ भी पैसा न होने का दुख, सिर्फ बैंगल मेकिंग बिजनेस के अलावा और कुछ न कर पाने का दुख, नॉट इवन टू ईट, यहाँ तक कि खाने के लिए भी कुछ न होने का जो दुख था। रिंग्स इन एवरी होम, यह दुख लगभग हर घर में था, हर घर में यह दुख रिंग करता था, गूंज रहा था। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो नवयुवक थे वह अपने एल्डर्स के, अपने बड़े लोगों के दुखों को ही बोलते थे, वह भी वही बोलते थे जो उनके एल्डर्स बोलते थे, उन्हीं के लेमेंट्स को इको करते थे। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद में समय के साथ बहुत कम बदला है। लिटिल मीन्स ना के बराबर, बहुत कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला समय के साथ फिरोज़ाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Years of mind numbing toil, बरसों मानसिक रूप से काम करते हुए, ऐसा काम करते हुए जिसमें माइंड नंब हो जाता है, जो मानसिक, जो हमने जो बरसों से एक मानसिक श्रम किया, माइंड नंबिंग दैट इज़ डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेंसेशन ऑफ देयर माइंड, जिसमें माइंड का सारा सेंसेशन, माइंड के सोचने की शक्ति जब ख़त्म हो जाती है। बरसों से ऐसा माइंड नंबिंग टॉयल करने के बाद ऐसा माइंड बन गया है जिसने हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव्स एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, जिसने इन फिरोज़ाबाद के नवयुवकों का एबिलिटी टू ड्रीम, सपने देखने की योग्यता और इनिशिएटिव लेने की योग्यता को मार डाला है। मीन्स अब ना तो वह कुछ सपने देख पाते हैं
और ना कुछ नया करने के लिए इनिशिएटिव ले पाते हैं। तो इससे क्या हुआ है, ये बरसों से जो इन्होंने काम किया बेंगल मेकिंग का, इससे इनका विवेक बिल्कुल शून्य हो गया है। ये अब ना कुछ सोच पाते हैं और ना कोई चीज़ की कल्पना कर पाते हैं। Why not organize yourself into a cooperative? I ask. मैंने पूछा कि आप लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करके कोऑपरेटिव वे पर क्यों नहीं ले आते। और मैंने उन लोगों से पूछा, आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन के एक ग्रुप से पूछा, who have fallen into the vicious circle of middlemen, जो मिडिलमैन के विशियस सर्कल में फंस गया था। विशियस सर्कल किसको बोलते हैं? विशियस सर्कल इज़ अ करप्ट सर्कल, जिसमें से आप निकल नहीं सकते। यह एक ऐसा सर्कल होता है मिडिलमैन का, जिनको बिचौलिए बोलते हैं, जिसमें से आपका निकलना बहुत कठिन होता है। तो इस विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन के इस विशियस सर्कल में गिरे हुए यंग मैन के ग्रुप से मैंने पूछा कि आप लोग अपना एक कॉर्पोरेशन क्यों नहीं खोलते। और यह विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन एक ऐसा सर्कल है हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, जिन्होंने पहले से ही उनके फादर्स को और उनके फोरफादर्स को ट्रैप कर रखा है, उनको फंसा कर रखा है। और ये विशियस सर्कल क्या होता है? विशियस सर्कल एक ऐसा सर्कल है जहाँ पर आप अपनी एक प्रॉब्लम लेके जाते हैं, लेकिन वह प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती, बल्कि उसके साथ एक दो प्रॉब्लम और हो जाती हैं, और जो पहले वाली प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम उससे भी बड़ी बनकर आ जाती है। तो हमारे भारत में मिडिलमैन का जो विशियस सर्कल है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल है। कई बार आपने सुना होगा कि किसानों ने अपने जो अनियंस थे और जो पोटैटोज़ थे उनको रोड में गिरा दिया, और उन कई सारे आपने किसानों की व्यथा सुनी होगी। तो वो विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन की वजह से होती है। ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट होता है उसको ख़रीद के कस्टमर तक ले जाते हैं, और प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को बहुत कम रेट में लेते हैं और बहुत ज़्यादा रेट में कस्टमर को मार्केट में बेचते हैं। तो एक ये सिंपल से स्टेटमेंट में विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन आपको बता रही हूँ। और इन लोगों ने पहले ही इन बेंगल मेकर्स के जो यंग मैन हैं, ये इनके फादर्स को फोरफादर्स को ट्रैप कर रखा है। तो वो बोलते हैं इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वो बोल रहे हैं यंग मैन के ग्रुप में जो लोग हैं, बोलते हैं अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हो भी जाते हैं, अगर हम इकट्ठा हो जाते हैं और कोई कॉपरेशन बना भी लेते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, हमको पुलिस घसीट लेगी, बिटन और पुलिस हमको मारेगी, एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कुछ इलीगल करने के आरोप में हमको जेल में डाल देगी। दे से ऐसा उन्होंने बोला। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, उनके बीच में कोई लीडर है ही नहीं, उनका कोई नेता ही नहीं है जो चीज़ों को डिफरेंटली देखे, जो चीज़ों को लीक से हट के सोचे। ऐसा कोई लीडर उनके बीच में नहीं है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उतने ही थके हैं जितने वे लोग थके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और जब वो एंडलेसली बात करते हैं तो एंडलेस टॉक एक स्पाइरल बना देता है, एक ऐसी कुंडली बना देता है जो बस एक बात से दूसरी बात में घूमता रहता है। तो वो किसकी बात करते हैं? उनकी जो टॉक होती है, एंडलेस टॉक होती है, वो घूम फिर के गरीबी से लेके अरुचि तक, पॉवर्टी टू अपाथी, अपाथी टू ग्रीड, और अरुचि से लेके लालच तक, एंड टू इनजस्टिस, और उसके बाद अन्याय तक। इतनी सारी बातों में ही उनकी बातें ख़त्म हो जाती। इससे ज़्यादा वो लोग ना कुछ समझ पाते हैं और ना कुछ सोच पाते हैं, और न किसी चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं, और न कोई डेयरिंग करते हैं। Listening to them, I see two distinct worlds. Anijang, the author, says that after listening to the Bengal makers की कहानियाँ सुनने के बाद I see two distinct world, मैं दो अलग अलग तरीके के संसार देख पाती हूँ। और कौन से हैं वो दो संसार? One of the family, एक संसार तो परिवार का है, caught in a web of poverty, जो पॉवर्टी के वेब में फंसा है, जो गरीबी के जाल में फंसा है। बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और अपने कास्ट के स्टिग्मा का भार झेल रहे हैं, अपनी जाति का जो कलंक उन पर लगा है, बेंगल मेकर के परिवार में पैदा होने का जो स्टिग्मा उन पर लगा है, उसका बोझ ढो रहे हैं। विच दे आर बॉर्न, जिस कास्ट में वो लोग पैदा होते हैं। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स,
और दूसरा जो वर्ल्ड है वो किसका है, वो विशियस सर्कल ऑफ साहूकारों का विशियस सर्कल है। केवल साहूकार ही नहीं है, मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून के रखवाले होते हैं, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, ये जो सारे लोग हैं इनका एक विशियस सर्कल है और इनकी एक अपनी अलग दुनिया है। एक दुनिया उस बेंगल मेकर की फैमिली की है जो पॉवर्टी के वेब में फंसी हुई है और अपनी कास्ट की इस स्टिग्मा का बर्डन झेल रही है। और दूसरा जो वर्ल्ड है वो विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, इनका संसार है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और ये लोग क्या करते हैं, एक साथ इम्पोज करते हैं। इम्पोज द बैगेज मीन्स forced the child to accept the long held opinions। ये लोग बच्चे को बहुत लंबे समय से चले आ रहे ओपिनियंस को मानने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं, इम्पोज करते हैं उन पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको बाद में वो बच्चा कंट्रोल कर ही नहीं पाता, वो मान नहीं पाता कि अब उसको कुछ नया करना चाहिए। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। जो इम्पोज द बैगेज हैं, जो ओपिनियंस उन्होंने बच्चे पर अप्लाई कर रखे हैं, बच्चे को मानने के लिए फोर्स किए हुए हैं, उनको बच्चा अब कंट्रोल नहीं कर सकता। बचपन से उसको सिखा दिया गया है कि हमारी एक बेंगल मेकिंग का एक ट्रेडिशन है, हम इस फैमिली में पैदा हुए हैं, हम यही करेंगे, इस तरीके का कुछ एक इम्पोज करते हैं ओपिनियन को। तो क्या होता है उसके बाद, बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो बच्चा अवेयर हो, he accepts it as naturally as his father। वह इन सब चीज़ों को उतने ही नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है जितने नेचुरली उनके फादर ने किया था। मीन्स अब वह किसी भी तरीके का गिल्ट महसूस नहीं करता, उसे लगता है कि ठीक है हमारे फादर ने किया, फोर फादर्स ने किया तो हम भी करेंगे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। कुछ दूसरी चीज़ करना मीन्स डेयर करना है, किसी चीज़ का साहस करना है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और डेयरिंग करना, किसी चीज़ की हिम्मत करना, कोई नई चीज़ का डेयर करना, उसके ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं है, ऐसी परवरिश उसकी नहीं हुई। व्हेन आई सेंस ऑफ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीर्ड। तो अनीशंग बताती हैं कि जब मुझे डेयरिंग करने का एक एहसास मुकेश में दिखा तो मैं बहुत खुश हुई। उसने बोला आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। ही रिपीट्स, वो बार बार दोहराता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। तो मुकेश ने बोला कि वह गैरेज जाएगा और वहाँ सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन गैरेज तो उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। फिर वो जिद करके बोलता है तो क्या हो गया, मैं पैदल जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो अनीजंग बोलती है कि मैंने उससे पूछा कि क्या आप प्लेन उड़ाने का सपना भी देखते हो। ही इज़ सडनली साइलेंट। और मेरे इस क्वेश्चन पर वह अचानक चुप हो जाता है। नो ही सेज, कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन को निहारता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। उसने धीरे से नहीं कहा, लेकिन उसके इस स्मॉल मर्मर में थोड़ा सा शर्मिंदगी तो थी, लेकिन यह शर्मिंदगी अभी तक उसके रिग्रेट में नहीं बदली थी, उसके खेद में नहीं बदली थी। और यह बहुत अच्छी बात थी कि यह एम्बैरेसमेंट रिग्रेट में टर्न नहीं हुई। रिग्रेट होती तो उसको लगता कि मैंने खाली बोला, मैं कार चलाना नहीं सीख सकता तो मैंने क्यों बोला, लेकिन ऐसा रिग्रेट उसको बिल्कुल भी नहीं था और यह बहुत खुशी की बात थी। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। हर्टलिंग दैट इज़ मूविंग फास्ट, मूविंग एट ग्रेट स्पीड। और वह बहुत संतुष्ट था। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह उन कार के सपने देखने में बहुत संतुष्ट था। दैट इज सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जो वह अपने शहर के सड़कों पर तेज़ी से चलते हुए जिन कारों को वह देख सकता था। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, क्योंकि फिरोज़ाबाद शहर के ऊपर बहुत कम, ना के बराबर एयरप्लेन्स उड़ते थे, इसलिए उसने उनके बारे में कोई सपना नहीं देखा। वह जानता था कि वह जो सपना देख रहा है उस सपने को
पूरा कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर कार चलती थी, उसने सड़कों पर कारों को चलते हुए देखा था। द ऑथर एंड्स दिस हार्ट टचिंग स्टोरी इन अ गुड नोट, वेयर मुकेश इज डेयरिंग टू ड्रीम. He wants to break the ancestors' tradition by choosing his profession as a motor mechanic. This story is not only of Mukesh but of hundreds and lakhs of Mukesh who compel to follow the same situation. So dear student, make a good use of your time. Take care. Goodbye.